हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे आज से ना। तो जो हमारी टेक्स्ट बुक है उससे शुरू करेंगे। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने दिया था कि हम बेसिकली पढ़ने कैसे वाले। तो बेसिकली हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ चेंजेस। वी हैव टू स्टडी दी चेंजेस दैट वर हैपनिंग इन पास्ट। ठीक है, जो भी पास्ट में हो रहा था हमें ये नहीं पढ़ना क्या हो रहा था, हमें ये पढ़ना है कि वो चेंजेस क्या क्या आ रहे थे। ठीक है, तो उसी से हम पूरी हिस्ट्री को समझेंगे। और ये समझेंगे कैसे? पहले हम एक पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट स्टेज पे जब हम मूव ऑन करेंगे तब हम देखेंगे कि पीछे से अभी नए वाले में चेंजेस क्या है और उन चेंजेस के आने के पीछे रीजन क्या है। तो ये दो चीजें हम मेनली देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री हमारी शुरू करेंगे, जो कि आपका बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो ये 12th में आपका पार्ट है। अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो आपका ये 12th का पार्ट हो जाता है। अदरवाइज 11th में सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री है। जैसा मैंने बताया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के जो हमारे काम के हैं आगे तक के लिए वो लास्ट के कुछ 4 से 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, बाकी भी ऐसा नहीं है कि अगर लिखा है तो काम के नहीं है। जिसको हिस्ट्री में आगे फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए तो काम के हैं। ठीक है, तो उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको बहुत ही कंसाइज रूप में हम देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते चलेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली हमारा जो पर्पस रहेगा कि हम 11th क्लास में एंशिएंट एंड मेडिवल हमारा कंप्लीट कर लें। ये एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री का आफ्टर मॉडर्नाइजेशन का जो पीरियड है ये हमारा हर जगह यूज आता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपकी फर्दर स्टडीज हो। आपको यही कुछ सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने होते हैं बार बार रिपीट करके। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री में चलेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से शुरू होगी? बहुत पुराने टाइम से। ठीक है, आज से लगभग कितने साल पहले? 5000 साल पहले तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहुंचेंगे। उससे भी पहले की बात करेंगे, स्टोन एज की बात करेंगे हम। नहीं, लाखों में जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में टाइमलाइंस बहुत जल्दी जल्दी जाएंगी बैक साइड वाली, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो एक एक साल का भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और पहले हमें 10,000 साल का एक पीरियड एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत हम स्टोन एज से करेंगे। पहले तो हमारा ये सिलेबस है जो हमें कवर करना है। ये जो बुक आपको दी गई है हिस्ट्री की, ये तमिलनाडु टेक्स्ट बुक है, जो कि एनसीईआरटी से काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। इस वजह से हमारा प्रेफरेंस है कि हम इसको पढ़ाएंगे। हालांकि हम ये भी कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी में इसके अलावा कुछ ना बचे, वो हमारा काम है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे इस बुक की मदद से जो आपको दी गई है। तो एनसीईआरटी में हम ये बुक करेंगे, जिसका जो मेन अगर हम कंटेंट देखें तो कंटेंट क्या क्या है इसमें, तो पहले वो देख लेते हैं एक बार। शुरुआत हम एंशिएंट पीरियड से करेंगे, अर्ली इंडिया से, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द इंडस सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे अर्ली इंडिया, जहां पे हम चालकोलिथिक, मेगालिथिक एंड वैदिक कल्चर्स की तरफ पढ़ेंगे, जहां रूरल एरियाज की तरफ फिर से बढ़ेंगे। तो वैदिक कल्चर पढ़ेंगे हम इसके बाद। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा राइज ऑफ टेरिटोरियल किंगडम्स एंड न्यू रिलीजियस स्टेट्स। जो मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे स्टेट्स का जन से जनपद हुए, जनपद से महाजनपद हुए थे। तो महाजनपद का जो राइज है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, मगध एज अ स्टेट एक बड़ी एंटिटी के रूप में आएगा आगे, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर उसके साथ साथ रिलीजियस स्टेट्स भी हमें बनते हुए दिखाई देंगे। रिलीजन्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे इस पीरियड में। क्या चेंजेस थे? हम ब्राह्मणिकल से जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का पीरियड हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद एमरजेंस ऑफ स्टेट एंड एम्पायर, मौर्यन एम्पायर और जो मगध एम्पायर की बात कर रहा था वो फिर से यहाँ पर हम उसी को और ब्रीफ में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पॉलिटी एंड सोसाइटी इन पोस्ट मौर्यन पीरियड, और उससे पहले एक साउथ इंडिया का भी हम थोड़ा सा, चेर, चोला और पांड्या, ये 3 डायनेस्टीज थी जो हमारी साउथ में काम कर रही थी उस टाइम पे, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। और फिर उससे आगे चलेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हो गया था स्टेट का,
और किस तरीके से फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे उस टाइम पे, वो हम पढ़ेंगे। कनिष्क का जिसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, तो उन फॉरेन इन्वेजन्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। और फिर उसके बाद फिर से हमें एक बड़ा स्टेट राइज होता हुआ दिखाई देगा, गुप्ता एम्पायर, और फिर हम गुप्ता एम्पायर की तरफ चलेंगे। गुप्ता एम्पायर आएगा और फिर वहीं पे हर्षवर्धन और राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स होंगे, फिर से राजपूत स्टेट्स बनने शुरू हो जाएंगे। गुप्ता एम्पायर फिर से टूटेगा और फिर से छोटे छोटे स्टेट अलग अलग डेवलप होंगे। यहाँ पर राजपूत स्टेट हमें डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे चलेंगे, कल्चरल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया। इस टाइम पे अगर हम देखें तो साउथ इंडिया भी बहुत तरक्की कर रहा था। हमारे जो आज की अगर हम कल्चरल हिस्ट्री पढ़े तो जितने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वो सब साउथ में दिखाई देते हैं, वो लगभग इस टाइम के बने हुए हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इस टाइम पे कल्चरली क्या चेंज आ रहा था, कल्चरल में क्या चेंज आ रहे थे साउथ इंडिया में, वो हम पढ़ेंगे। कैसे जो चोला एम्पायर था जो हमारा पुराना था, फिर से कैसे रिवाइव करेगा और पूरे साउथ इंडिया पे राज करेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, हमारा एडवेंट ऑफ अरब्स आएगा 712 में, मैंने बताया था, ठीक है ना। 712 में कैसे अरब का इन्वेजन होता है और उसके बाद फिर फर्दर इन्वेजन्स हमारे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जहां पर हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा होगा कि महमूद गजनी ने बहुत बार इंडिया में आक्रमण किए, है ना, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन उसके बाद विजयनगर, जो हमारा जो साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे, तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच का जो एरिया है वहां पर ये विजयनगर एम्पायर और ये सब चीजें हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, तो उनको हम साथ साथ में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भक्ति मूवमेंट शुरू होता है। इसके बाद हमारा भक्ति मूवमेंट तो इससे बहुत पहले शंकराचार्य के टाइम से शुरू हो जाता है। ये भक्ति मूवमेंट क्या है, रिलीजियस चेंजेस क्या आ रहे हैं, कुल मिलाकर हमें यहाँ पढ़ना है कि रिलीजियस चेंजेस जो जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद जो डिक्लाइन हो गया था फिर से रिलीजन का, फिर से चेंजेस की रिक्वायरमेंट आएगी, तो फिर से क्या रिलीजन में चेंजेस आए, तो वो भक्ति मूवमेंट के जरिए हम पढ़ेंगे उनको। उसके बाद आगे चलेंगे, हमारा दिल्ली सल्तनत के बाद अगर हम देखें तो मुगल एम्पायर फिर से आएगा, एक बड़ा एम्पायर फिर से बनेगा और पूरे इंडिया के ऊपर कैसे अपना एम्पायर वो स्थापित करते हैं और उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम इसके दौरान पढ़ेंगे। और वहीं साथ में अगर हम देखें तो मराठास का राइज होता हुआ दिखाई देगा। और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री हम 12th में करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है जो हमें करना है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी याद नहीं करनी है और बहुत कम चीज़ें भी याद नहीं करनी, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो अपने आप हिस्ट्री आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे आज। फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जब भी चैप्टर पढ़ोगे तो शुरुआत में एक ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए अपने आप, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे, यानी उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले स्टोन एज ह्यूमंस ऑफ इंडिया, इसके बारे में जाना है कि स्टोन एज में क्या था, उस टाइम पे ह्यूमंस कैसे कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था, क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे घूमते थे, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक सोसाइटीज ऑफ इंडिया, ये पैलियोलिथिक क्या है, मेसोलिथिक क्या है और इस दौरान क्या क्या चेंजेस आते थे, और पैलियोलिथिक मेसोलिथिक कैसे एक दूसरे से अलग है, ये दोनों हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, अब ये पैलियोलिथिक पढ़ा, मेसोलिथिक पढ़ा, उसके बाद एक ट्रेडिशन आएगा नियोलिथिक का, वो नियोलिथिक क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन नॉलेज ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडस कल्चर, उस टाइम पे जो इंडस कल्चर डेवलप हो रहा था उसके क्या फीचर्स थे। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए। इंडस कल्चर में पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे, जो हम हड़प्पा वाली जो सभ्यता पढ़ते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें आपकी हिस्ट्री की पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें हम लिखेंगे। सबसे पहले जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें हमारे पास्ट के बारे में पता कैसे लगा। हमने हिस्ट्री पढ़ी, हम एंशिएंट पास्ट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे हमें हमारे पास्ट का पता कैसे, उसके लिए कुछ सोर्सेज होंगे जो हमने ढूंढे होंगे,
तो वो सोर्सेज क्या हैं जिनके द्वारा हम हमारी हिस्ट्री का पता लगाते हैं? व्हाट आर दो सोर्सेज थ्रू विच वी फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट? तो क्या क्या सोर्सेज हैं? हम 3 सोर्सेज की यहां पर बात करेंगे। सोर्सेज, पहला सोर्स हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पहला क्या होगा? कि हमें कोई भी आर्टिफैक्ट्स मिले। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है? जो पुराने ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं। हाँ, कोई भी ऐसा मटेरियल रिमेन्स, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली आर्कियोलॉजी की सबसे पहले वो लिखो डेफिनेशन, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी It is the study of human activity, हिस्ट्री की नोटबुक बना ली? ठीक है ना, उसी में ही लिखना। It is the study of human activity through material remains. Through material remains. कि जो भी मटेरियल्स हमें पुराने टाइम पे मिलते हैं उनकी स्टडी करके हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी इज रिलेटेड टू मटेरियल रिमेन्स। आपको दिखाई नहीं देगा यहां से, या दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे करें। Sir, can you repeat the definition of archaeology? Yeah, it is the study of human activity through material remains. जो पास्ट में मटेरियल्स मिलते हैं, चाहे वो स्टोन टूल्स हैं, चाहे वो हमारी बिल्डिंग के ही बचे हुए जो हम कहेंगे कि अंश हैं, जो पार्ट्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स होती थी उनके पार्ट्स मिल गए, पुराने ऑर्नामेंट्स मिल गए। इन सब को पढ़ के, इन सब के बारे में जान के, जो कॉइन्स मिलते हैं, इन सब को पढ़ के जो हमें पास्ट के बारे में पता लगता है, वो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, हम इसीलिए उनको बोलते हैं, क्योंकि वो मटेरियल रिमेन्स को हम स्टडी कर रहे हैं। तो वो सब आएंगे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। मटेरियल रिमेन्स बेसिकली, इसमें आपके कॉइन्स भी आ जाएंगे, ऑर्नामेंट्स भी आ जाएंगे, बिल्डिंग रिमेन्स भी आ जाएंगे, स्टोन टूल्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द सोर्सेज टू स्टडी द हिस्ट्री इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। कि जो चीजें रिमेन्स है उसके बारे में देखो कि वो क्या है, उसका क्या यूज हो सकता था। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम सोच सकते हैं कि इसका यूज क्या क्या होता होगा, और उसी के द्वारा हम हमारी हिस्ट्री को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हर एक थिंकर का व्यू अलग अलग मिलेगा हर चीज को लेकर के, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट को किसी और नजरिए से देखेगा, दूसरा हिस्टोरियन किसी और नजरिए से देखेगा। हर कोई सोचता है कि ये किस लिए होगा, और उस हिसाब से उस हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो वन ऑफ द सोर्सेज इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। नेक्स्ट सोर्स जो आएंगे हमारे, वो होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज, लिखे हुए सोर्सेज, जैसे कोई बुक्स मिल जाए, कोई ग्रंथ मिल जाए, भगवत गीता मिल जाए, महाभारत मिल जाए, रामायण मिल जाए। ठीक है, ये जितने भी लिखे हुए हैं, चाहे किसी ने भी लिखे हो, और लिखा हुआ जरूरी नहीं है बुक के फॉर्म में हो, ये आपको स्टोन पे भी लिखे हुए मिल जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस जिसे हम बोलते हैं, मेटल्स में भी लिखे हुए मिल जाते हैं। तो जहां पर भी जो लिखा हुआ सोर्स मिलेगा उसे हम बोलेंगे मटेरियल सोर्सेस, सॉरी लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेज से हम एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं
क्योंकि जो लिखा है वही हुआ होगा। लेकिन उसमें क्या रहेगा, उसमें बायसनेस रहती है लिखने वाले की। जो लिख रहा है वो अपनी बायसनेस दिखाएगा, उसमें वो अपने हिसाब से लिखेगा चीजों को, लेकिन हमें तो वही मानना पड़ेगा जो लिखा है, उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड सोर्सेज विल बी लिटरेरी सोर्सेज। थर्ड जो सोर्स आएंगे वो आएंगे आपके फॉरेन अकाउंट्स। लिटरेरी सोर्सेज एक तो वो हैं जो हमें यहीं मिले, उसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो फॉरेनर्स यहां पर घूमने आए थे और उन्होंने यहां से कलेक्ट किए और अपने पास लेके गए। फॉरेनर्स यहां पर घूमने आए, उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा और अपने साथ लेके चले गए। तो जो फॉरेनर्स के अकाउंट हैं वो भी हमें यहाँ की सोसाइटी के बारे में समझने में, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझने में और यहाँ की पॉलिटी के बारे में समझने में मदद करते हैं। उन्होंने भी बहुत सारा यहाँ के बारे में लिखा है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो मेगास्थनीज था, उसने एक बुक लिखी इंडिका, उसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। तो वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने जो लिखा था वो वहां की सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था, तो वहां की सोसाइटी को समझने के लिए हमें वो बुक समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीन मेन सोर्सेज हैं। अब इन्हीं तीन मेन सोर्सेज को अलग अलग उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको मेन तीन पता होने चाहिए जब सोर्सेज की बात करते हैं। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल, सेकंड इज लिटरेरी एंड थर्ड इज फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, ये तीन सोर्सेज हैं, तो हम हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं इनको पढ़ करके। अब उसके बाद हिस्ट्री को भी हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। हिस्ट्री को भी हम तीन अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, तीन पार्ट्स में बांटेंगे। तो तीन पार्ट्स क्या हैं, क्योंकि अभी हम जब वो पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स आएंगे, तो वो समझने के लिए उन तीन पार्ट्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हिस्ट्री को भी अगर हम देखें या फिर पास्ट को अगर हम देखें तो हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, फर्स्ट इज सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री, एंड लास्ट इज हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। क्या डिफरेंस है तीनों में, पढ़ा कभी? ठीक है, अभी हमने तीन सोर्सेज की बात की थी। ठीक है, उन तीन सोर्सेज के आधार पर हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर वैसे भी कर सकते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री से पहले का टाइम। हिस्ट्री क्या है? वो पास्ट जो हमें पता है। हिस्ट्री क्या है? वो पास्ट जो हमें पता है, वो हिस्ट्री है। अब वो पास्ट जो हमें पता ही नहीं है उसे हम कैसे हमारी हिस्ट्री कहते हैं? तो उसको हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं। उसको हम कहाँ रखेंगे? प्री हिस्ट्री में। यानी जिसके बारे में हमें बहुत ही कम पता है, उसके सोर्सेस बहुत लिमिटेड हैं, उसको हम कहाँ रखेंगे? प्री हिस्ट्री में। तो प्री हिस्ट्री में वी ओनली फाउंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। प्री हिस्ट्री में वी ओनली फाउंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और थ्रू दीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वी आर ओनली, और या फिर वी कैन ओनली नो अबाउट दैट पास्ट। कितना पास्ट हम जान सकते हैं? कितना पास्ट जान पाएंगे अगर सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है? तो बहुत थोड़ा सा। अ वेरी लिटिल ऑफ दैट पास्ट कैन बी नोन थ्रू दीज सोर्सेज। ठीक है, तो बहुत कम पास्ट जिसके बारे में पता है, जिसके बारे में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? प्री हिस्ट्री। क्लियर है? सेकंड पार्ट आएगा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में एग्जांपल्स बाद में लेंगे। प्रोटो हिस्ट्री में वो पास्ट आ जाएगा जहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो हैं ही, साथ में लिटरेरी सोर्सेज भी मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ में लिटरेरी सोर्सेज भी मिलने शुरू हो जाएंगे।
लेकिन फिर भी हम इस पास्ट के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान पाएंगे। रीजन कि इस लिटरेरी सोर्सेज को हम आज तक पढ़ नहीं पाए। यहां से जो लिटरेरी सोर्सेज मिले, यहां से जो सिंबल मिले, यहां से जो लिखी हुई चीजें मिली, हम आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं। होना चाहिए वो प्री हिस्ट्री का पार्ट, क्योंकि समझ नहीं पाए हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लिखा हुआ मिला है तो हम उसको प्री में ना रख करके उसको हम प्रोटो में रखते हैं। उसको हम कहां रखेंगे? प्रोटो हिस्ट्री में। तो यहां से लिटरेरी सोर्सेज तो मिले हैं, लेकिन आज तक हम इसे समझ नहीं पाए हैं। आज तक इनको डेसिफर नहीं किया गया, डिसाइफर नहीं कर पाए। We are not able to decipher the literary sources found of that period. क्लियर है? कोई डाउट है? तो प्रोटो क्या हो जाएगा? जहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही हम पढ़ रहे हैं, लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर देम। इसीलिए एग्जैक्टली क्या था वो हम नहीं पता लगा पाते। तो हिस्ट्री का हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहां पर भी नहीं पता लगता। तो इसीलिए प्रोटो हिस्ट्री है। और हिस्ट्री क्या हो जाएगा? जिसके बारे में हम सटीक अंदाजा भी नहीं, सटीक बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के बारे में हमें पढ़ा हुआ भी और लिखा हुआ दोनों ही समझ में आते हैं। वहां के हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी बहुत कुछ बताते हैं, और उसको सप्लीमेंट किया जाता है थ्रू दी लिटरेरी सोर्सेस। तो यहां पर भी दोनों चीजें अवेलेबल हैं, आपका आर्कियोलॉजी भी प्लस लिटरेरी सोर्सेज भी, और इसको हम पढ़ भी पाते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हम जान पाएंगे। तो हमारे हिस्ट्री के कितने पार्ट हुए? फर्स्ट प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरी लिटल इज नोन अबाउट दैट पास्ट। क्यों? क्योंकि कोई लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है ओनली ऑन दी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री। उसको हम प्रोटो हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर देम। ठीक है? और उसके बाद हिस्ट्री में हमारे पास समझने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, तो इसलिए वो हिस्ट्री है। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है। अब ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो हमें चाहिए थी आगे की चीजें समझने के लिए। अब एक और छोटी सी चीज बताऊंगा जिससे हम इसको बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, कुछ पेजेस को, आने वाले कुछ पेजेस को। सबसे पहले तो एक वर्ड यहां पर यूज होगा, लिथिक। एक वर्ड यहां पर यूज होता हुआ मिलेगा, लिथिक। लिथिक कम्स फ्रॉम लिथोस, जिसका मतलब होता है स्टोन। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। ठीक है? फिर उसके बाद कुछ वर्ड मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा पैलियो। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और एंशियंट। जहां पर भी ये वर्ड आपको दिखाई दे, उसका मतलब होगा, उसका मीनिंग होगा ओल्ड और एंशियंट। उसके बाद एक वर्ड आपको दिखाई देगा, मीजो। और मीजो का क्या मतलब होगा? मिडल एज, मिड में जो आता है। ठीक है? और उसके बाद एक आएगा नियो, NEO, और नियो का मतलब होता है न्यू। नियो का मतलब होगा न्यू। मीजो मिड, मिडल, बिटवीन। ठीक है? ये वर्ड्स हैं जिनसे हम इन टर्म्स को या इनकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे। अब इनको हम जोड़ें। फर्स्ट इज पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन, वो पीरियड जो पुराना है इन सब में। स्टोन एज का वो पीरियड जो सबसे पुराना है। मीजोलिथिक, मिड पीरियड ऑफ स्टोन एज। नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, न्यू पीरियड ऑफ स्टोन एज। तो क्रोनोलॉजी में इस हिसाब से डिवाइडेड है। सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज आएगा, फिर आपका मिड वाला आएगा, और उसके बाद न्यू वाला आएगा। तो पैलियोलिथिक के बाद मीजोलिथिक आएगा, मीजोलिथिक के बाद नियोलिथिक आएगा।
एक बेसिक चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब हम हमारी बुक पढ़ेंगे, ठीक है। बुक पढ़ने का स्टाइल हम ये रखेंगे कि कोई भी एक बारी बारी सबका नंबर आएगा, एक पैराग्राफ पढ़ेगा और उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करें ये आप लोग डिसाइड करो पहले। कौन शुरू करेगा? यहाँ से? ठीक, चलो करो शुरू। आप करोगे? ठीक है। ये इनिशिएटिव चाहिए क्लास में, होना चाहिए। सबका नंबर आना है, चाहे आज आए चाहे कल आए, ठीक है। चलो करो शुरू। आपको सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ना है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इंडिया से लेके ब्रॉन्ज एज तक, ठीक है। चलिए शुरू कीजिए, सबको सुनना चाहिए। हाँ। India experienced an early development of culture and civilization. Since the old Stone Age, several groups in India had migrated multiple times and made cultural adaptation to diverse ecozones. Each group evolved its own culture responding to their living experience in each place, which eventually led to pluralistic beliefs and systems. From a life of foraging through nomadic pastoralism, the settler in Indus region is a graduated state of living in the Bronze Age. ठीक है, बैठ जाओ। ये इंट्रोडक्शन दे रहा है बेसिकली हमें, ठीक है। तो हम फर्स्ट लाइन से समझना शुरू करेंगे। जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी या एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत होगी, मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। अदरवाइज हम एक एक लाइन को समझेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे और उसके आधार पर हम बुक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो लाइन बोल रहा है वो बोल रहा है इंडिया एक्सपीरियंस्ड एन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। मतलब क्या है? कल्चर और सिविलाइजेशंस इंडिया में बहुत पहले से आ गए। बाकी वर्ल्ड में अगर हम देखें तो उतना डेवलप ये चीजें नहीं हो पाई थी। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड से कंपेयर कर रहा है कि इंडिया में जो सिविलाइजेशंस हैं, कल्चर्स हैं, उनका अर्ली डेवलपमेंट हो चुका था, अर्ली डेवलपमेंट हो गया था। उस टाइम पे वर्ल्ड में बहुत कम ही सिविलाइजेशंस डेवलप हो पाई थी, बहुत कम ही कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं जो डेवलप हो पाए थे, ठीक है। तो इंडिया में अर्ली डेवलपमेंट हुआ था। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन उस टाइम की एक अच्छी सिविलाइजेशन तो थी, लेकिन वर्ल्ड में उतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन बहुत कम ही अवेलेबल थी। और इसीलिए वर्ल्ड में जब सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशंस हर कोई पढ़ता है, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत अर्ली उसको डेवलपमेंट को देखा था। नेक्स्ट लाइन इज सिंस द ओल्ड स्टोन एज मतलब पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक स्टेज से। तो सिंस द ओल्ड स्टोन एज सेवरल ग्रुप्स इन इंडिया हैड माइग्रेटेड मल्टीपल टाइम्स। माइग्रेट मतलब क्या होता है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, माइग्रेशन, ठीक है। तो सेवरल ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे उस टाइम पे, एंड मेड कल्चरल एडेप्टेशंस टू डाइवर्स इकोजोन्स। इकोजोन्स मतलब इकोजोन्स क्या होंगे? एनवायरमेंटल जोन्स। बेसिकली एक ही तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस जिस जोन में मिले उसको हम एक इकोजोन बोलेंगे। एक ही तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस, अगर कोई माउंटेनियस रीजन है तो वो एक इकोजोन है। अगर कोई प्लेन रीजन है, वहां पर सिमिलर टाइप ऑफ रेनफॉल होती है पूरे साल, तो वो एक इकोजोन हो गया। एक डेजर्ट है, वो सेपरेट इकोजोन हो गया, ठीक है। तो हर एक इकोजोन की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जो माइग्रेट हो रहे थे और वहां जाकर एडेप्ट हो रहे थे। एडेप्टेशन क्या होता है? अपना लेना, ठीक है ना, वहां जाकर उसी में बस जाना। तो बहुत सारे कल्चर भी, जहां पर अगर हम कहीं पे भी ह्यूमन माइग्रेशन होता है तो वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ अपना कल्चर साथ लेके जाता है, अपने साथ अपनी थिंकिंग साथ लेके जाता है, अपने साथ अपनी सिविलाइजेशन साथ लेकर जाता है। वहां जाकर दो चीजें होंगी,
या तो वो नई सिविलाइजेशन में बदल जाएगा जिस सोसाइटी में गया है, या तो उसके हिसाब से ढल जाएगा, या फिर अपने ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखेगा और आसपास की चीजों को भी धीरे धीरे अपने साथ एडप्ट करेगा। तो जब इस तरह का माइग्रेशन हो रहा था तो अलग अलग इको जोन्स में अलग अलग ग्रुप जाकर बसने लगे। दे आर सेटल्ड इन डिफरेंट इको जोन्स, और इसीलिए अलग अलग इको जोन्स में हमें अलग अलग कल्चर्स दिखाई देंगे। अलग अलग इको जोन्स में अलग अलग कल्चर हमें दिखाई देंगे। अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी जगह पे सेटल होना, जहां सही समझा वहां जाके सेटल हो गए। तो अर्ली एज में जब हम देखेंगे तो कई जगह पे आपको दिखाई देगी, कई सोसाइटीज ऐसी थी वहां पे हमें कुछ अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, दूसरे सोसाइटी में हमें अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे हिस्ट्री आएगी तब हम इस चीज को समझ पाएंगे कि किस तरीके से, जैसे अगर हम देखें हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन वो डेवलप हुई रिवर सिस्टम के पास। जहां पर भी रिवर सिस्टम डेवलप था, हमारा इंडस रिवर सिस्टम था, वहां उसके आसपास हमें सोसाइटीज बनती हुई दिखाई देंगी और उन सब का कल्चर हमें एक दिखाई देगा। तो वो वहां के कल्चर में जो भी वहां पर आएगा वहां के कल्चर में अडेप्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां के लोगों के हिसाब से रहना शुरू कर देगा। तो ये हमारा शुरुआत है कि जहां पर हमें लोगों का माइग्रेशन दिखाई देगा और उसके हिसाब से अलग अलग कल्चर्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। तो डिफरेंट कल्चर्स वी हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर इकोजोन्स। क्लियर है? Each group evolved its own culture, हर एक ग्रुप ने अपना एक कल्चर वहां पर इवॉल्व किया, एंड रेस्पॉन्डिंग टू देयर लिविंग एक्सपीरियंस इन ईच प्लेस, जैसा वहां पर लिविंग एक्सपीरियंस था। जैसे अगर हम रिवर सिस्टम के पास देखें तो वहां एग्रीकल्चर हो पा रही थी, तो वहां पे एक सेटल्ड कल्चर वहां पर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, वहां एक विलेज कल्चर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कई जगह ऐसी होंगी जहां पर लैंड की फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी कि वहां पे कुछ उगाया जा सके। तो वहां पे कैसा कल्चर दिखाई देगा कि वहां के लोग अभी भी घूमते हुए दिखाई देंगे, खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए दिखाई देंगे। तो वो हर्डर्स होंगे, नोमैडिक होंगे। तो हर एक जगह पे उसके इको जोन के हिसाब से हमें कल्चर्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, which eventually led to a pluralistic belief and systems। और धीरे धीरे क्या होगा, एक ही जगह पे मतलब इतने सारे सिस्टम्स और बिलीफ्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, प्लूरलिज्म उसमें आ जाएगा, बहुलता जिसे हम कहेंगे बेसिकली हिंदी में क्या कहेंगे, मैनी इंटू वन, मैनी इंटू वन, यानी एक ही जगह पे इतने सारे कल्चरल सिस्टम हमें दिखाई देंगे। तो वो प्लूरलिज्म हमें वहां पर उस सोसाइटी में हमें दिखाई देने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इससे फ्रॉम अ लाइफ ऑफ फॉरेजिंग। फॉरेजिंग क्या होता है? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, फॉरेजिंग होता है इन सर्च ऑफ फूड, फूड को ढूंढने के लिए, खाने को ढूंढने के लिए। ठीक है, फॉरेजिंग का मतलब होता है इन सर्च ऑफ फूड थ्रू नोमैडिक पेस्टोरलिज्म। नोमैडिक क्या होगा? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमैडिक क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे। और पेस्टोरलिज्म क्या होगा? नहीं, वो पैलियोलिथिक है। पेस्टोरलिज्म जहां पर पेस्टोरल कल्चर दिखाई दे। पेस्टोरल कल्चर इज बेसिकली अ कल्चर विच डिपिक्ट्स द रूरल लाइफ। वो कल्चर जो कहीं ना कहीं विलेज लाइफ दिखाता हो। ठीक है, उसको हम पेस्टोरल लाइफ कहते हैं बेसिकली। ठीक है, जहां पे पशुओं को चराना और ये सारी चीजें चलती रहती, तो विलेज लाइफ को डिपिक्ट करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाई देगा, हमें एक लाइफ ऐसी दिखाई देगी जो घूम रही है फूड की सर्च में। विलेज लाइफ को, जहां पर विलेज की तरह रह रहे हैं, पशुओं को साथ लेकर चल रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां उगा रहे हैं और फिर आगे चल देते हैं। तो इन सर्च ऑफ फूड दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम इस कल्चर से डेवलप होते हुए आएंगे और हम कहां तक पहुंचेंगे? द सेटलर्स इन इंडस रीजन। हमें एक कल्चर ये भी दिखाई देगा जहां हमें सेटलर्स दिखाई देंगे जो इंडस रीजन में जाके सेटल हो गए। अभी जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हमें एक डिफरेंट कल्चर्स दिखाई देंगे अलग अलग इको जोन्स में। एक जगह हमें दिखाई देंगे कि ऐसे लोग हैं जो घूम रहे हैं खाने के लिए, और वहीं दूसरी जगह में ऐसे दिखाई देंगे जो सेटल हो गए हैं एक जगह पे। इंडस रीजन में जो दूसरा एग्जांपल है, दे हैव सेटल्ड इन वन रीजन, क्योंकि
वहां पर फूड उनको वहीं मिल जाता है, वहीं उगा पाते हैं। तो वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से कल्चर्स डेवलप होते हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है। इंडस रीजन रीच्ड अ मैच्योर्ड स्टेज ऑफ लिविंग इन दी ब्रॉन्ज एज। और ये जो इंडस रीजन में जो सेटलर्स की लाइफ थी वो अपनी मैच्योर्ड स्टेज मतलब एडवांस स्टेज जिसे हम कह सकते हैं, अपनी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके थे ड्यूरिंग दी ब्रॉन्ज लाइफ। अब ये ब्रॉन्ज लाइफ क्या है? जब हम स्टोन एज पढ़ेंगे, स्टोन एज के बाद धीरे धीरे हमें मेटल टूल्स मिलने शुरू होंगे। अभी स्टोन एज में हमें स्टोन टूल्स मिल रहे हैं, इसलिए हम उसे स्टोन एज बोल रहे हैं। स्टोन एज कहने के पीछे हमारा जो रीजन है वो क्या है कि उस टाइम पे हमें जो टूल्स मिल रहे हैं वो स्टोन के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमें मेटेलिक टूल्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और जो फर्स्ट जो मेटेलिक टूल्स मिलेंगे वो कॉपर या ब्रॉन्ज के मिलते हुए दिखाई देंगे। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है ना, वो मेटल्स के मिक्सचर से बनी हुई चीज है। पीतल जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रॉन्ज से बनती हुई चीजें हमें दिखाई देंगी। तो हम कहां से पहुंचे? स्टोन एज से ब्रॉन्ज एज की तरफ हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जहां पर शुरुआत में लोग दिखाई देंगे कि वो अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। वहीं दूसरी जगह पे धीरे धीरे जब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें ऐसी जगह पता लगेगी जहां वो सेटल हो सकते हैं। तो वो इंडस रिवर सिस्टम के आसपास सेटल होना शुरू होंगे, और वहां जब सेटल होंगे धीरे धीरे हमें मेटल कल्चर का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा, और वहां पर मेटल टूल्स को हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मेटेलिक कल्चर या फिर ब्रॉन्ज कल्चर की तरफ हम बढ़ेंगे। अब हम सेकंड पैरा पे, कौन पढ़ेगा? 2 लाइनें हैं, कोई भी नेक्स्ट? हाँ, पढ़ दो। The chapter focuses on the history of India from the first settlement of humans in the Stone Age up to the decline of the Indus civilization. It dwells on the Neolithic culture as well. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कहाँ फोकस कर रहा है? ये जो हमारा चैप्टर है ये उसके बारे में बता रहा है कि दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कहां से कहां तक? फ्रॉम द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ ह्यूमंस। जो फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ ह्यूमंस हमें दिखाई देती है इन द स्टोन एज। स्टोन एज में जो ह्यूमंस के रिमेन मिले हैं वो कहां कहां सेटल्ड थे, वहां किस तरह का कल्चर वो डेवलप किए हुए थे, वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और कहां तक पढ़ेंगे इस चैप्टर में? अप टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, जहां पर इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखाई देगा। इंडस सिविलाइजेशन कौन सा था? जहां सेटल्ड लाइफ हमारी शुरू हो गई थी। इंडस सिविलाइजेशन कौन सा है? जहां सेटल्ड लाइफ, जहां एक सिविलाइजेशन डेवलप हो गया था, जहां पर लोग एक जगह रुक के अपना खाने का प्रबंध करने लग गए थे, जहां ट्रेड शुरू हो चुका था। तो हम कहां से शुरू करेंगे? स्टोन एज से लेके इंडस सिविलाइजेशन तक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इट ड्वेल्स ऑन दी नियोलिथिक कल्चर एज वेल। और उसके साथ साथ ये कहां पर नजर भी डालेगा? नियोलिथिक कल्चर पे भी। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। तो हम धीरे धीरे कहां से चलेंगे? हमारी एक प्रोसेस यहां बनेगी। हम पहले पैलियोलिथिक पे जाएंगे, पैलियोलिथिक को पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक जाना चाहिए, शायद अगले चैप्टर में लेके जाएगा हमें। ठीक है, मेसोलिथिक एज सच कोई पीरियड नहीं था, ये ट्रांजिशन पीरियड था बिटवीन पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक। अचानक से ऐसा नहीं होता हिस्ट्री में ये साल आया तो पूरा पीरियड ही चेंज हो गया, नहीं, बहुत धीरे धीरे ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, और जो न्यू ट्रांजिशंस हो रहे हैं उसके आधार पर हम उस पीरियड को अलग नाम देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपका मेडिवल पीरियड 1206 से शुरू हुआ, लेकिन 1206 से अचानक शुरू नहीं हुआ, उससे पहले एक ट्रांजिशन पीरियड था जहां अरब इन्वेजन से, जो मैंने बताया था 712 से लेके 1206 का, उसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ऐसे ही जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री 1707 या 1757 से अलग अलग जगह पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उस दिन से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगी, नहीं, उसके लिए ट्रांजिशन पीरियड है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हम पढ़ेंगे कि यूरोपियंस कब आना शुरू हुए थे। 1498 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, और वहां से लेकर के वहां तक का बीच का जो पीरियड है वो ट्रांजिशन पीरियड है। तो ऐसे ही पैलियोलिथिक से हम अचानक नहीं कूदेंगे नियोलिथिक में,
एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा, और उस ट्रांजिशन पीरियड को हम क्या बोलेंगे, मेसोलिथिक पीरियड। और इसके बाद हम चलेंगे नियोलिथिक पे, और उसके बाद हम कहां पहुंचेंगे, इंडस सिविलाइजेशन में। ये हमारा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पूरा। तो हमारा चैप्टर का जो ओवरव्यू रहेगा वो इनके आसपास घूमेगा। इसी में हम चालकोलिथिक क्या होता है, ब्रॉन्ज एज क्या होता है, आयरन एज क्या होता है। आयरन एज तो खैर वैदिक एज में हम पढ़ेंगे, यहाँ नहीं, तो ये सारी एज भी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और उसको हम चालकोलिथिक एज क्यों बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं, वो रीजंस भी हम जानेंगे। मेटल से क्या चेंजेस आए, हम उसको ब्रॉन्ज एज क्यों बोल रहे हैं, वो मेटल से हुआ क्या, वो कैसे अचानक हर्डर से सेटलर बन गए, उसके पीछे रीजंस क्या थे, तो हमें मेटल्स पता लगेंगे उनके पीछे रीजन थे। जो हम देख रहे हैं कि वो सेटल लाइफ जीना शुरू हो गए, क्यों जीना शुरू हुए, एग्रीकल्चर के लिए मेटल्स की जरूरत होती है। बिना मेटल के एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें मिट्टी को डिग करना है, सॉइल को डिग करना है, तो उसके लिए हमें मेटल्स चाहिए। तो जहां मेटल्स डेवलप होते हुए शुरू होंगे, वहीं पे एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो वो हर्डर से, नोमैडिक से सेटलर्स बने कैसे, ड्यू टू मेटल्स, ठीक है। वो चेंजेस हम पढ़ेंगे जब हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाएंगे। तो शुरुआत हम करेंगे ओल्ड स्टोन एज से, लेकिन उससे पहले आपकी बुक में कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं कि हम ये जो स्टोन एज पढ़ रहे हैं इसका पता कैसे लगेगा। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि हमने 3 चीजें पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जो हमारे स्टोन एज है उसमें हमें कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं मिलता है, तो वो कहाँ काउंट होगी, प्री हिस्ट्री में। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, इंडस सिविलाइजेशन की बात करेंगे, वहां पे हमें कुछ लिखी हुई चीजें मिलेंगी, कुछ सील्स मिलेंगी जिस पे कुछ लिखा होगा, कुछ सिंबल्स मिलेंगे जो लिखे हुए होंगे, लेकिन हम आज तक पढ़ नहीं पाए उन्हें, तो उसे हम कहाँ काउंट करेंगे, प्रोटो हिस्ट्री में। तो प्री और प्रोटो हिस्ट्री को हम यहाँ कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री है, लिटरेरी सोर्स नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या हैं जो हमें वहां से मिले हैं, वो यहाँ पर हमें पता लगेंगे। तो सोर्सेज में सबसे शुरू करेंगे, तो कौन पढ़ेगा इसे, नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, नहीं वो पढ़ेगा। Archaeological sources from the bedrock of information for us to understand this long span of time in इंडियन हिस्ट्री, हाँ। They include archaeological sites, geological sediments, animal bones and fossils, stone tools, bone tools, rock printings and artifacts. There is no written evidence for this period. Although the Harappan used the script, it is yet to be deciphered. ये चीजें बताइए, ठीक है। तो एक्सप्लेन करें, बैठ जाओ। बेसिकली यहाँ पर सोर्सेज की बात की गई है। हर एक पैराग्राफ का जो पहले वर्ड है वो सोर्स की बात कर रहे हैं, वो किस सोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 3-4 पैराग्राफ दिखाई देंगे सोर्सेज के अंडर। सबसे पहला बताएगा आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, ठीक है। सेकंड जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा फौना एंड फ्लोरा, ये भी सोर्सेज हैं। एनिमल रिमेन्स और प्लांट रिमेन्स जो मिले हैं वो भी सोर्सेज के रूप में हम यूज करेंगे। थर्ड जब हम चलेंगे तो हमें ह्यूमन जीन्स मिलेंगे, और उसके बाद लैंग्वेज। ये कुछ सोर्सेज हैं जिनके जरिए हम हमारी प्री हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में इसने बताया हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या बताया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर्म द बेडरॉक ऑफ इंफॉर्मेशन। बेडरॉक क्या होता है, बेस। बेडरॉक इज बेस, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज किसी भी इंफॉर्मेशन का बेस होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ रही है, मिली है हमें, उसको समझने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज चाहिए, उसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। इतने लंबे टाइम को हमें समझना है, तो वहां से हमें मेनली तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही मिल रहे हैं, और वही हमारे इंफॉर्मेशन का यहाँ पर आधार है। उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे हम हमारी पैलियोलिथिक या फिर नियोलिथिक या फिर मेसोलिथिक साइट्स को हम पढ़ पा रहे हैं, उस स्टेज को हम पढ़ पा रहे हैं, स्टोन एज को समझ पा रहे हैं।
तो स्टोन एज को समझने के लिए कौन सा है सबसे मेन इंफॉर्मेशन सोर्स? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दे इंक्लूड, अब उसमें है क्या क्या चीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में? पहली, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो हमें साइट मिली है जहां पर वो चीजें पाई गई हैं। देन उसके बाद जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स। जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स मतलब वो सेडिमेंट्स जो हमें जियोलॉजी में, यानी कि स्टडी, जो हमें अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ के अंदर की स्टडी करते हैं, तो अर्थ के अंदर जो सेडिमेंट्स मिले हैं, तो उन सेडिमेंट्स को पढ़ के, अर्थ को जब हमने डिग किया तो अंदर से जो सेडिमेंट्स निकले तो उनको भी हमने स्टडी किया, तो हमें पता लगा ये तो उस टाइम की है सॉइल, तो उसको स्टडी करके जो हमें मिले तो वो हो गए हमारे कुछ। देन उसके बाद एनिमल बोन्स और फॉसिल्स मिले, उसको हमने पढ़ा। फॉसिल्स क्या होता है? रिमेन्स ऑफ लिविंग बींग्स, रिमेन्स ऑफ लिविंग बींग्स, वो फॉसिल्स होते हैं। तो जो भी उस टाइम पे लिविंग बींग्स थे उनके जो रिमेन्स है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ मिले हैं। एनिमल बोन्स मिले हैं। देन उसके बाद स्टोन टूल्स मिले हैं, बोन टूल्स मिले हैं, हड्डियों से भी हथियार बनाते थे वो लोग, और पेंटिंग्स मिली हैं, और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग इज आर्टिफैक्ट, जो हम हैंड से बनाते हैं। तो द ऑब्जेक्ट दैट इज मेड फ्रॉम हैंड इज आर्टिफैक्ट। तो लोगों के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट्स भी हमें यहाँ पर मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिली हैं, पैलियोलिथिक या फिर किसी भी लिथिक या स्टोन एज की जब हम बात करें तो, ठीक है। और इनके जरिए हमने समझा कि वो लोग करते क्या थे, ठीक है। तो ये देयर इज नो रिटन एविडेंस फॉर दिस पीरियड, ये हम बात कर चुके हैं, इसीलिए हम इसको प्री हिस्ट्री भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसका हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है। रिटन एविडेंस मिलता तो लिटरेरी सोर्सेज में आया था, तब हम इसको प्री हिस्ट्री नहीं बोलते, तब हम इसको क्या बोलते हैं? या तो प्रोटो या हिस्ट्री। पढ़ पाते तो हिस्ट्री, नहीं पढ़ पाते तो प्रोटो हिस्ट्री। ऑल्दो द हड़प्पन्स यूज्ड ए स्क्रिप्ट, नेक्स्ट सिविलाइजेशन की बात हो रही है, इंडस वैली की। ऑल्दो हड़प्पन्स यूज्ड ए स्क्रिप्ट बट इट इज येट टू बी डेसिफर्ड। अभी भी डिसाइफर मतलब होता है उसको पढ़ना, डिकोड करना, ठीक है, तो उसको डिकोड करना। तो अभी भी उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें मिलते हैं ऐसे रिमेन्स जिस पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, हम देखेंगे उनके फोटोज भी, ठीक है, जो सील्स है उन पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि वो लिखा क्या है। तो दे आर येट टू बी डिसाइफर्ड, और इसीलिए हम उसको प्रोटो हिस्ट्री में काउंट करेंगे, ठीक है। सेकंड सोर्स हम यहाँ पे देखेंगे तो फॉनल एंड फ्लोरल रिमेन्स। फौना क्या होता है? फौना दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स, और फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना हम एनवायरनमेंट में बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में भी बहुत जगह यूज होता है, आपकी ज्योग्राफी में भी बहुत जगह यूज होगा। तो फ्लोरा एंड फौना ये आपको याद रखना है। फौना इज रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है ना। और फ्लोरा की बात करेंगे तो फ्लावर से आप याद कर सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है। ये भी सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ा नहीं किसी ने। नेक्स्ट किसका नंबर था आपका? The faunal, animal and floral plant sources are important for understanding the relationship of the Stone Age people with their environment. Floral evidence found in the form of charred seed, pollen and phytoliths plant stones help us to gain knowledge of farming practices by Stone Age people. ठीक है, तो फ्लोरा और फौना कैसे मदद करती है हमें उसको स्टडी करने में, हम बेसिकली इसमें ये पढ़ेंगे। तो फ्लोरल और फॉनल दोनों टाइप के सोर्सेज मिले, और दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ स्टोन एज पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। ये चीजें हमें चाहिए, फ्लोरा और फौना हमें किस लिए चाहिए? टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो हम यहां समझेंगे। जो फ्लोरल एविडेंस है, जो प्लांट एविडेंस है, वो हमें क्या दे रहे हैं? वो किस मतलब मिले कैसे हैं? सबसे पहले तो इन दी फॉर्म ऑफ चैर्ड सीड। चैर्ड सीड मतलब बर्न्ड सीड, जले हुए सीड,
चैड मतलब होता है बर्न्ट, वो सीड जो जले हुए रूप में मिले वहां, उनको पका के खाने की कोशिश की गई है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उनको पका के खाने की कोशिश की गई है तभी जले हुए मिले हैं। इसका ये भी मतलब है कि उस टाइम पे आग होती होगी, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने स्टडी किया है, हर एक चीज को उन्होंने स्टडी किया, तो धीरे धीरे पता लगा है। जब वो जले हुए मिले तो यानी कि पका के खाने की प्रथा उस टाइम पे शुरू हो गई थी, ठीक है। देन पॉलेंस मिले। पॉलेंस क्या होते हैं? पाउडर होता है, फ्लावर्स में जो छोटा सा पाउडर होता है जो कीड़े मकोड़ों के द्वारा दूसरे फ्लावर पे लेके जाया जाता है, जिसके द्वारा सीड्स डेवलप होते हैं, जिससे सीड्स डेवलप होते हैं। तो पॉलन क्या होता है? पाउडर टाइप में होता है ऑफ, या फिर हम इसको दूसरे सेंस में कहें तो फर्टाइल मटेरियल होता है ऑफ द प्लांट्स, जिससे दूसरे प्लांट का जन्म हो सके, सीड के रूप में वो चेंज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलेंस भी हमें मिले हैं, वो पाउडर हमें मिला है। देन उसके बाद फाइटोलिथ्स मिले हैं। फाइटोलिथ्स मतलब, फाइटो क्या होता है? फाइटो प्लांट हो गया, और लिथ क्या होगा? लिथ हो गया, ठीक है ना। स्टोन के मतलब प्लांट्स के अंदर भी ऐसे स्टोन्स डेवलप हो जाते थे, या फिर प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं वो स्टोन में कन्वर्ट हो गए। उस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं कि आज के टाइम पे जो हमें स्टोन मिले हैं उस टाइम के प्लांट्स होते हैं, तो हमें पता लगता है कि उस टाइम पे प्लांट्स थे, तो फाइटोलिथ्स भी हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारे सोर्सेज हैं जिनको हमने पढ़ा, और इससे क्या हुआ? दे हेल्प अस टू गेन द नॉलेज ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिस्ड बाय स्टोन एज पीपल, कि उस टाइम के लोग क्या क्या उगा पाते थे, उस टाइम पे क्या क्या प्लांट्स होते थे, उनके खाने के लिए क्या क्या अवेलेबल होता था, जो बर्न्ट मिले हैं वो क्या क्या पका के खाते थे। ये सारी चीजें हमें वहां पे उस टाइम पे पता लगती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन जीन्स। आपका नंबर आ गया। The human genes also constitute an important source for understanding prehistoric migrations. The mitochondrial DNA studies provide information on prehistoric migrations. Scientists are trying to extract ancient DNA from the bones of the prehistoric era to understand human dispersals. ठीक है, यहाँ पर क्या है? डीएनए को स्टडी करने की बात की गई है, ठीक है। ह्यूमन जीन्स को स्टडी करने की बात की गई है, तो ह्यूमन जीन्स को भी स्टडी कर रहे हैं एंशिएंट पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए। जो ह्यूमन रिमेन्स वहां पर हमें मिले हैं उनके बोन से वो डीएनए निकाल करके स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम पता लगा सके कि उस टाइप के वहां पर जो लोग थे वो किस टाइप के दिखते थे, कैसे होते थे। वो सारी चीजें करने के लिए हमें उनके जीन्स चाहिए, उनके डीएनए को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ह्यूमन जीन्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस। पहली बात तो उस जीन्स को स्टडी करके माइग्रेशंस को स्टडी करेंगे कि ये लोग यहीं रहते थे या कहीं से आए थे, क्योंकि कहीं से आए होंगे तो वहां के जीन्स और यहाँ के जीन्स मैच करेंगे। अब वहां दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो बाहर के लोग यहाँ आए हो या यहाँ के लोग वहां जाके बसे। अब वो कैसे स्टडी करेंगे? ज्यादा जीन्स जहां मिलेंगे तो पता लगेगा कि वहां पर वो ओरिजिनली थे, और यहाँ पर मिक्सचर मिलेगा तो यहाँ पर यानी कि वो आए थे। तो उस जीन्स को स्टडी करके हम माइग्रेशंस को पढ़ेंगे कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ कहाँ मूव करते थे, या बाहर से आकर यहाँ पर सेटल हुए। वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उन माइग्रेशंस को स्टडी करेंगे। उसके बाद द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस। जो हमने अभी तक जो डीएनए स्टडीज की है उसके आधार पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो उस टाइम के माइग्रेशंस के बारे में हमें बताएंगे, ठीक है। तो हम डीएनए के स्टडीज से उस माइग्रेशंस के बारे में पता लगाएंगे, जो हमें पता लगा है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द एंशिएंट डीएनए फ्रॉम द बोन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डिस्पर्सल। कौन से एरा की बात चल रही है? प्री हिस्टोरिक मतलब स्टोन एज। अभी हम प्री हिस्टोरिक में स्टोन एज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी भी साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक एरा के ह्यूमंस के रिमेन्स को निकाल करके उनके डीएनए को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट दे कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन माइग्रेशन एंड ह्यूमन डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिस्पर्सल ही होता है, माइग्रेशन ही होता है। तो ह्यूमन डिस्पर्सल कैसे हुए? जो यहाँ के ह्यूमन थे वो कहाँ कहाँ डिस्पर्स हुए? डिस्पर्स का एग्जैक्ट लिटरेरी मीनिंग देखेंगे तो स्प्रेड आएगा, ठीक है। इसको हम एग्जैक्टली देखेंगे डिक्शनरी में
तो डिस्पर्सल का मतलब मिलेगा स्प्रेड, कि यहाँ के जो ह्यूमंस हैं वो कहाँ कहाँ जाकर स्प्रेड हुए। हम जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें भी हम पढ़ेंगे कि ओरिजिनली जो ह्यूमंस थे वो माना जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले पाए जाते थे और अफ्रीका से पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट हुए। तो ओरिजिनली कहाँ मिलते थे? अफ्रीका में, और अफ्रीका से पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट हुए, ये माना जाता है। ठीक है, तो वो स्प्रेड हमें समझने में आसानी होती है थ्रू डीएनए। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में Language is another important source of history. Indo-Aryan, Dravidian, Austroasiatic, and Tibeto-Burman language families have flourished in India. These languages developed and evolved during the various phases of migration in Indian history. ठीक है, बैठ जाओ। तो लैंग्वेज भी एक और सोर्स है जिससे हमें एंशिएंट पास्ट के बारे में पता लगता है। ये लैंग्वेज कहाँ कहाँ से आई हैं, ओरिजिनली कहाँ बोली जाती थी, तो उससे माइग्रेशंस का हम पता लगा सकते हैं। और लैंग्वेज एक साथ डेवलप नहीं होती। लैंग्वेज डेवलप कैसे हुई होंगी? अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे आए होंगे, उन्होंने यहाँ आकर के उस लैंग्वेज को डेवलप किया होगा। तो लैंग्वेज से हम कैसे स्प्रेड हुआ है, कैसे माइग्रेशन हुआ है, वो चीजें भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज आर अनदर सोर्स फॉर हिस्ट्री। और वहीं पर जी ये लैंग्वेजेस हैं, आज भी है। इंडो आर्यन लैंग्वेज, आपकी द्रविडियन लैंग्वेज, एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, टिबेटो बर्मन लैंग्वेज, ये सब इंडिया में पाई जाती है। आज भी अगर हम हमारे लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये सारे पार्ट्स हैं लैंग्वेजेस के। उसमें से हिंदी अगर हम देखें तो इंडो आर्यन पार्ट है, इंडो आर्यन का एक पार्ट है हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब लैंग्वेज के ग्रुप्स हैं। तो ये ग्रुप्स कैसे डेवलप हुए? These families have flourished in India. कैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर ये पहुंचे कैसे लैंग्वेजेस, ये भी हमें इन लैंग्वेज को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं। These languages developed and evolved. ये लैंग्वेज कब डेवलप और इवॉल्व हुई? ड्यूरिंग दी वेरियस फेजेस ऑफ माइग्रेशंस इन इंडियन हिस्ट्री। अपने आप तो यहाँ लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होगी, बाहर से आए होंगे। तो वो कैसे आए हैं, किस किस स्टेज में आए हैं, कब कब आए हैं और कैसे कैसे डेवलप हुई हैं, ये सारी चीजें ये हमें बताएंगी। माइग्रेशंस के बारे में बताएंगी कि यहाँ का कल्चर यहाँ का नहीं है, बहुत सारे कल्चर्स यहाँ के एसिमिलेट हुए हैं, एडॉप्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें सोर्सेज में यहाँ पढ़ेंगे और इन सोर्सेज के द्वारा हम हमारी प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या सोर्सेज हैं? फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल, सेकंड इज फ्लोरा एंड फौना, थर्ड इज ह्यूमन जीन्स, फोर्थ इज लैंग्वेज। मेनली ये 4 सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम हमारी प्री हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टाइम बताओ। ठीक है, आपका लंच का टाइम हो गया। ठीक है, चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, और फिर उसके बाद आगे जानने की कोशिश करेंगे कैसे प्री हिस्ट्री हमारी इवॉल्व होगी। इसका देखो टाइम, आपकी जो हेडिंग है दैट इज प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री इज स्टोन एज। तो स्टोन एज के बारे में जानेंगे नेक्स्ट पीरियड में। नेक्स्ट पीरियड में हम पैलियोलिथिक पीरियड और जो उससे आगे की चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हिस्ट्री का पीरियड, नेक्स्ट पीरियड मतलब नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड इज ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी भी हम उसी से पढ़ेंगे जो बुक आपको मिली है। तो शुरुआत करेंगे आज सिलेबस से उसको। ये ठीक है या चेंज करें पढ़ने का तरीका? समझ में आएगा इसे? हम करेंगे क्या, चैप्टर पढ़ेंगे, अगर जरूरत होगी, मुझे लगेगा कि इससे पहले समरी बताई जानी चाहिए चैप्टर की, तो वो मैं अपने आप देख लूंगा। अगर मुझे लगेगा कि चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ समझ में आ जाएगा, तो हम साथ में पढ़ के लास्ट में एक समराइज रूप में देखेंगे उस पूरे चैप्टर को कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। या फिर हमें लगेगा कि थोड़ा सा टिपिकल है चैप्टर, तो उस केस में हम समरी पहले देख लेंगे। तो उस केस में हम पूरा चैप्टर ना पढ़ करके पहले समरी देखेंगे, उसके बाद चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे और उसको फिर उस समरी से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि उसको हमने कहाँ पढ़ा था। ठीक है, ये 2 तरीके रहेंगे। तो वो चैप्टर के हिसाब से आई विल डिसाइड कि हमें समरी पहले करनी कि बाद में करनी। तो अभी आपको ये करना है, ये आपने देखा है तो शुरू के 2 क्वेश्चंस जो आपके इसके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे, जो अभी आज हमने पढ़ा है। तीसरा नहीं होगा, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा आपको जो जैसे मैंने बनाया है सोर्स अलग अलग 3,
उसके बाद हिस्ट्री के 3 पीरियड अलग अलग हैं, उन तीनों को ग्राफिकल फॉर्म में अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि बुक में अच्छे से वो दिया नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको अलग से बता दिया था, ठीक है। वो चीज़ें आप बुक में अलग से नोट डाउन कर लेना।